हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से इंग्लिश को कंटिन्यू करते हैं। ये एसएससी एमटीएस के लिए आपकी स्पेशल सीरीज चली हुई है, जहां पे हम लोग हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आज आपके लिए अगेन इंग्लिश की वीडियो, जहां पे हम लोग पिछली क्लास में टेंस को स्टार्ट कर चुके थे, सिंपल टेंसेस को देख रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंसेस को देख रहे थे, जहां पे हम लोग नो एक्शन की बात करते हैं, यानी कि जो स्टेटमेंट ऑफ स्टेट होते हैं उन सेंटेंसेस को हमने वहां पे देखा था। आज के इस वीडियो में उसी टेंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग देखेंगे वो जहां पे आपको सेंटेंस में एक्शन यानी कि क्रिया देखने के लिए मिलती है। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हम आज के वीडियो में सिंपल टेंसेस को ही देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंसेस को, लेकिन वो वाले जहां पे आपको एक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एक्शन। ठीक है, सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक जहां पे कोई क्रिया हो रही होगी और एक जहां पे क्रिया नहीं हो रही होगी। तो आज हम देखेंगे जहां पे क्रिया हो रही है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एक्शन। और इन सेंटेंसेस में क्या होगा, यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी मेन वर्ब। इससे पिछली क्लास में जो हमने नो एक्शन सेंटेंसेस देखे थे, वहां पे आपको मेन वर्ब देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है, वहां पे मेन वर्ब नहीं होती है, और मेन वर्ब जिसके लिए यूज की जाती है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, और इस मेन वर्ब का रिएक्शन जिस पे होता है उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अब उन स्टेटमेंट ऑफ स्टेट वाले सेंटेंसेस में मेन वर्ब थी नहीं, अगर अब मेन वर्ब नहीं है तो वहां पे क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपके स्टेटमेंट ऑफ एक्शन वाले सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ पे मेन वर्ब तो होगी ऑब्वियसली, इसके साथ साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। द प्रेजेंट टेंस, जो कि होंगे हमारे स्टेटमेंट ऑफ एक्शन वाले। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ एक्शन द प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, या फिर इनकी पहचान आप कैसे करते हैं। अगर आप लोग मोटा मोटा बोले, यानी कि अगर आप लोग सिंपल सिंपल पढ़ें जनरली, तो आप लोग क्या बोलते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, वो सारे सेंटेंसेस जो ताए हैं, ती है या ते हैं, ऐसे सेंटेंसेस पे खत्म होते, तो वो क्या होते हैं, हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, वह मैथ्स पढ़ाते हैं, वह स्कूल जाते हैं, वह ऑफिस जाते हैं। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या दिख रहे हैं आपको, ता ती ते पे खत्म हो रहे हैं। तो ये सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे, आपके प्रेजेंट टेंस में आएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन में आएंगे। लेकिन केवल यही पहचान इनकी नहीं होती है। ठीक है, आप लोग ये मत बोलना कि केवल लास्ट में ता ती ते आ गया तो वो ये हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि ता ती ते ना आए, तो वो भी आपके इन सेंटेंसेस में आते हैं। तो इसके अलावा और कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन है जिसके आधार पे आप ये बता सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट ऑफ एक्शन वाले टाइप का है या नहीं है, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, वो आपको दिखेंगे अब इस वाले स्लाइड पे। यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, ये इसका स्ट्रक्चर आपको लास्ट में बताऊंगा। ये जो आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले हैबिट्स। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो किसी भी व्यक्ति की, चाहे आपकी, आपके दोस्त की या किसी और की हैबिट्स को डिफाइन कर रहा है, तो वो सेंटेंस कौन सा हो जाएगा आपका, द प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन में आ जाएगा। या फिर जो सेंटेंस आपके रूटीन को बता रहा है, कोई भी सेंटेंस जहां पे रूटीन बताया जा रहा है, टाइम टेबल बताया जा रहा है, तो अगेन इस कैटेगरी में आ जाएगा। जहां पे प्रोफेशन की बात की जा रही है, तो वो भी आपका इस सेंटेंस में आ जाता है कि वह व्यक्ति क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है। इसके अलावा कोई जनरल ट्रूथ बताया जाएगा, जो सिंपली अगर आप देखें तो कोई भी ऐसी चीज जो सत्य है, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता है, तो वो भी आपके किस में आते हैं, इन तरीके की कैटेगरीज में आते हैं। उसके अलावा समथिंग दैट ऑलवेज इज, कोई भी ऐसी चीज जो जैसी है हमेशा से वैसी ही है। जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी कैसी है, गोल है, तो एक ट्रूथ भी है, साथ ही साथ क्या, समथिंग दैट ऑलवेज इज, जो हमेशा से है ही है। ठीक है, तो वो क्या रहेंगे आपकी, इसमें आ जाएंगे। उसके अलावा अरेंजमेंट, ये आपको लास्ट में बताऊंगा जब हम लोग टेंसेस को खत्म कर रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, अरेंजमेंट की बात कहाँ पे आती है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ता ती ते के अलावा अगर आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, तो आप बोलेंगे कि प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट ऑफ एक्शन वाला सेंटेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, चलिए मैंने आपको पिछले में क्या बताया था, जहां पे हम लोग नो एक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद उसकी वो किस टाइम पे हो रहा है उसको डिफाइन करने के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, उसके बाद वहां पे मेन वर्ब नहीं होती तो मेन वर्ब नहीं आएगी, वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होता था तो ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद क्या रहेगी, यहाँ पे एडिशनल इन्फो आ जाएगी। तो हर तरीके के सेंटेंस में आप चाहे
कोई सा भी टेंस देख लो, स्ट्रक्चर हमेशा यही रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ पे एडिशनल इन्फो आएगी। अगर वो एक्शन वाला है जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो वहाँ पे मेन वर्ब आएगी जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये क्या आएगी आपकी मेन वर्ब। और यहाँ पे हो सकता है कि ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिले, तो ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे आएगा, जहाँ पे स्टार मार्क कर देंगे। स्टार का मतलब है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा आपका इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। अब जो वर्ब है, वर्ब का मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, ठीक है। दोनों चीजें यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगी, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा हुआ है आपको भी थोड़ी देर में आगे बताऊंगा। चलो, लेकिन जब आप प्रेजेंट टेंस की बात करते हो तो आपकी वहां पे हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन वो दिखती नहीं है। मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आपको, जब मैं एग्जांपल से बताऊंगा, आगे उदाहरण दूंगा, तो आप सब समझ जाएंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब वहां पे होगी लेकिन आपको दिखेगी नहीं। मेन वर्ब तो होगी ही होगी, क्योंकि एक्शन की बात चल रही है, तो मेन वर्ब होगा ही होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैं पढ़ाता हूं, तो मैंने क्या बोला, मैं पढ़ाता हूं, आई। मैं मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, ठीक है। और प्रेजेंट की बात चल रही है, तो प्रेजेंट में क्या आना चाहिए आपका, इज एम आर आना चाहिए। तो आई लिखा यहाँ पे, फिर इज एम आर में से कुछ आएगा यहाँ पे, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाने के लिए क्या होता है, टीच, ठीक है। पढ़ाने के लिए क्या होता है आपका, टीच। तो ये हो गया, ये सब्जेक्ट आ गया और ये मेन वर्ब हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, आई और टीच के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे एम आ सकता है, आई के साथ एम आता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, जैसे ही आप एम लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों होगा, इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब से प्रेजेंट में तब यूज की जाती है जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ स्टेट की बात करते हैं, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात करें स्टेटमेंट ऑफ एक्शन की। तो जैसे ही यहाँ पे मेन वर्ब आएगा, तो अब प्रेजेंट को दर्शाने के लिए इज एम आर नहीं लगाया जाएगा। अब प्रेजेंट को दर्शाने के लिए इज एम आर नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू या डज आती है, ठीक है। क्या आएगी आपकी, डू या डज आती है, समझ रहे हैं, डू या डज। अब प्रेजेंट के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू या डज आएगी, जब भी आपको स्टेटमेंट ऑफ एक्शन की बात करनी है। तो अब ध्यान देंगे, डू डज यहाँ पे लगाएंगे, तो आई डू टीच, क्या हो गया यहाँ पे, आई डू टीच, ठीक है। ये सेंटेंस बेसिकली आपका सही है, आई होप आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। आई डू टीच, ये सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, जनरली आप जब भी इस टेंस में आप बात करोगे, लिखोगे, तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको इनविजिबल कर दिया जाता है, इसको हटा, इसको हाइड कर देते हैं। यहाँ से हम लोग तो क्या कर देंगे, हाइड, तो यहाँ से हट गया। तो सिंपली क्या बोलेंगे आप लोग, आई टीच, क्या बोलेंगे, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। आई टीच बोलेंगे तो डू को क्या कर दिया जाता है, डू वहां से हट जाता है, तो डू को हटा देंगे तो आई टीच बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। होता है लेकिन इसको हटा दिया जाता है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैंने एम्फेसाइज करना है, किसी को बोलना मैं पढ़ाता तो हूं, मैं पढ़ाता तो हूं, मैं खाना बनाता तो हूं, अगर आप ऐसे करके बोलेंगे तो वहां पे आपको देन अगेन ये डू या डज लगाना पड़ता है। लेकिन आप सिंपली बोलेंगे मैं पढ़ाता हूं, तो आप क्या बोलेंगे, आई टीच, मैं पढ़ाता तो हूं। ऐसे बोलेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लोग, आई डू टीच, एम्फेसाइज करने के लिए लगा देंगे, वरना जनरली वहां पे नहीं लगाया जाएगा। तो आई टीच इसका सही सेंटेंस हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, डू डज इसका हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट के लिए स्टेटमेंट ऑफ एक्शन में, लेकिन डू यहाँ पे हाइड कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है, बाकी चीजें नहीं छिपाई जाती हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एक चीज और, जैसे मैं डू डज की बात कर रहा हूँ, तो डू कहाँ पे लगेगा, डू लगेगा किस किस के लिए, प्लूरल चीजों के लिए और आई और वी के लिए। जब भी आप फर्स्ट पर्सन की बात करोगे तो किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। जब भी मैंने बताया था ना पर्सन कितने होते हैं, तीन, कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन, जिससे बोल रहा है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोल रहा है वो कौन जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन की बात करोगे तो वहां पे क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, वहां पे देखने के लिए मिलेगा डू, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड में क्या आएगा आपका यू। उसके अलावा जो थर्ड पर्सन है, जैसे ही सी इट नेम, तो उनपे क्या देखने के लिए मिलता है आपको, डज देखने के लिए मिलता है। उनके लिए क्या आता है, थर्ड पर्सन के लिए डज आता है, और प्लूरल के लिए भी डू आता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमेशा क्या आएगा, डज आएगा, और बाकी सब के लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल के लिए क्या आता है, हमेशा डू आता है। तो यहाँ पे क्या था, आई, आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के लिए क्या आएगा, डू, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई डू टीच, और डू को हाइड कर देंगे तो आई टीच हो जाएगा। अगर मैं बोलूं हम पढ़ाते हैं तो वी टीच, मैं बोलूं कि अमित पढ़ाता है तो अमित टीचेस, क्यों हो जाएगा यहाँ पे ऐसा, ये आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। मैं पढ़ाता हूं तो आई टीच, हम पढ़ाते हैं तो वी टीच, वो पढ़ाते हैं, यानी कि प्लूरल की बात कर रहा हूं तो प्लूरल में क्या आएगा, डू, तो दे टीच, ठीक है, तो दे टीच। अगर मैं बोलूं वह पढ़ाता है, अब सिंगुलर पर्सन
हो गया थर्ड पर्सन वो भी सिंगुलर है, मतलब वह पढ़ाता है या वह पढ़ाती है, तो वहां पे क्या आएगा, देखो वहां पे लगाएंगे डज, वहां पे क्या लगाएंगे डज। तो मैं कहां लिखूं, यहीं पे लिख देता हूं, चलो मैं बोलता हूं कि वह पढ़ाती है, तो सी टीच, और बीच में क्या आएगा, अब सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या आएगा यहाँ पे डज, क्या आएगा यहाँ पे डज। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो डू को छिपा दिया जाता है। अब यहाँ से डू को छिपा दो, डू हटा दिया मैंने यहाँ से, ठीक है, सी ई एस टीच, तो अभी ई एस क्या होगा, अभी ई एस चले जाएगा आपका लास्ट में, मेन वर्ब में चले जाता है, तो क्या लिखेंगे इसको आप लोग, सी टीचेस, ठीक है, सी टीचेस। तो आप लोग जैसे ही डू को हाइड करोगे तो ई एस बचेगा, और ई एस कहां चले जाएगा, मेन वर्ब में चले जाएगा, तो सी टीचेस, ही टीचेस, ठीक है, ही ईट्स, सी ईट्स। आप जब भी ऐसी बात करेंगे, वह खेलता है, तो ही प्लेज, क्यों, ही डज प्ले, लेकिन डज का डू हट गया, ई एस बचा, ई एस को मेन वर्ब के लास्ट में लगा दोगे तो ही प्लेज, सी प्लेज, इस तरीके से आएगा। वह खेलता तो है, तो क्या बोलेंगे आप लोग, ही डज प्ले, सी डज प्ले, लेकिन वह खेलता है तो ही प्लेज, सी प्लेज, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म्स में चेंज होता है। जब भी आप यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एक्शन की बात करोगे, स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम, जो कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, एडिशनल इन्फो, ये रहेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, सबके लिए रहेगा। अब सब्जेक्ट आपने लिखा सबसे पहले, अब सब्जेक्ट आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है। जैसे ही आप फर्स्ट सेकंड और प्लूरल की बात करेंगे तो वहां पे आप लगाएंगे डू, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू। इजेमार नहीं आएगी, इजेमार कहां पे आती है, स्टेटमेंट ऑफ स्टेट में आती है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एक्शन है तो डू और डज आएगा। तो फर्स्ट सेकंड और प्लूरल पर्सन के लिए क्या आएगा, डू आएगा। थर्ड पर्सन के लिए तो सिंगुलर होगा, ही सी इट नेम, कुछ भी होगा, तो वहां पे क्या आएगा आपका, डज आएगा। और यहाँ पे जब भी आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो डू और डज लगाएंगे, तो डू वहां से हाइड हो जाता है, तो डू को हम लोग नहीं लिखते हैं जनरली। तो आई टीच, आई डू टीच सही है, लेकिन लिखेंगे क्या जनरली, आई टीच लिखेंगे। सी टीचेस, क्यों, क्योंकि डज का डू हट गया और ई एस लास्ट में आ गया, तो सी टीचेस। सी ईट्स, सी स्कोल्ड्स, सी रन्स, सी वॉक्स, इस तरह, सी टॉक्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो वो ई एस वहां लास्ट में चले जाता है। तो सिंपल सी बात क्या बोलेंगे, जब भी थर्ड पर्सन की बात चल रही होगी तो मेन वर्ब में एस या ई एस जुड़ जाता है, लेकिन फर्स्ट सेकंड पर्सन और प्लूरल की बात करोगे तो मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं आता है। समझ रहे हैं, इसको दोबारा सुनेंगे। जब भी आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो तो मेन वर्ब में क्या लग जा रहा है आपका, एस या ई एस लग रहा है, लेकिन जब आप फर्स्ट सेकंड और प्लूरल पर्सन की बात कर रहे हो तो वहां पे आपका मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये वही चीजें हैं, और इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, लास्ट में ता ती ते, या फिर ये 6 चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। कोई रूटीन होगा, कोई हैबिट होगी, कोई प्रोफेशन होगा, कोई जनरल ट्रूथ होगा, कोई ऐसी चीज जो हमेशा सत्य है वो होगी, या फिर अरेंजमेंट के बारे में बताया जा रहा होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं आई है तो अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं, जहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ। उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। अभी जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये गलत है, ठीक है, इनमें कुछ एरर्स है, उन एरर्स को हम सही करेंगे, और सही करके मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या गलती थी, और स्टेटमेंट ऑफ स्टेट के लिए और स्टेटमेंट ऑफ एक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस दिख रहे हैं। ये सेंटेंसेस को 2 सेंटेंस को मिला के मिक्स किया गया, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ स्टेट जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन जो इस क्लास में आपको बता रहा हूँ, तो इन दोनों को मिला करके यहाँ पे बनाया गया है, ब्लेंड है उनका। और यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है, उस एरर को फाइंड कीजिए, अपने को नोटबुक में क्या करो, नोट करो उसको, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो देखो और आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, देखो, आई एम ए टीचर एंड आई एम टीच, आई एम अ टीचर, आई एम टीच। पिछली क्लास में क्या बताया था, जब भी हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्टेट की तो वहां पे हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे मेन वर्ब नहीं होती है। तो ये वाला हिस्सा देखो क्या लिखा है, आई एम अ टीचर, यानी कि मैं एक शिक्षक हूँ। अब मैं एक शिक्षक हूँ तो यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसीलिए यह क्या है, नो एक्शन टाइप का, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ स्टेट है। समझ रहे हैं, आई एम अ टीचर लगा आपका क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं आएगी, सीधे क्या जाएगा आपका लास्ट का एडिशनल इन्फो आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज एम और आर लगेगी, तो आई एम अ टीचर, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। उसके बाद आई एम टीच, मैं पढ़ाता हूँ, मैं शिक्षक हूं और मैं पढ़ाता हूं। तो अब देखो, जैसे ही हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के लिए इज एम आर नहीं, बल्कि क्या रह जाती है अब आपकी, डू और डस लगती है। आपको बताया था अभी,
जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ एक्शन में आओगे तो क्या आ जाएगी आपकी डू डज आ जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ स्टेट में क्या आएगी आपकी इज एम आर आएगी। तो अब ये एक मेन वर्ब यहाँ पे क्या है टीच, यानी कि यहाँ पे कुछ क्रिया हो रही है, पढ़ाने की बात चल रही है, पढ़ाने की बात चल रही है, तो ये क्या आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ एक्शन आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी आपकी डू डज रहेगी। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या आएगा आपका आई एम टीच नहीं, क्योंकि एम तो स्टेटमेंट ऑफ स्टेट में आता है। स्टेटमेंट ऑफ एक्शन में क्या आ जाता है आपका डू या फिर डज आएगा, डू या डज, डू डज। तो पहली बात तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आई डू टीच या फिर आई डज टीच होना चाहिए था, तभी सही होता। अब दूसरी बात, डू और डज में से यहाँ पे क्या आएगा। अभी आपको क्या बताया था, डू का यूज कब करते हैं, डू का यूज फर्स्ट पर्सन के लिए करते हैं और सेकंड पर्सन के लिए करते हैं और प्लूरल के लिए करते हैं। तो आई कैसा सब्जेक्ट है, आई एक फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं कौन हूं, एक फर्स्ट पर्सन हूं। तो फर्स्ट पर्सन के लिए क्या आएगा आपका डू आएगा, तो डज यहाँ पे नहीं आएगा। तो सही क्या हो जाएगा, आई डू टीच। अब तीसरी चीज क्या याद रखनी है, डू और डज को हम लोग जनरली हाइड कर देते हैं, छिपा देते हैं। तो डू डज को यहाँ से हटा दोगे तो ये भी हट जाएगा, हाइड हो जाएगा यहाँ से। सही सेंटेंस क्या बनेगा, आई टीच। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई टीच क्यों आएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ एक्शन है, डू डज लगेगा, फर्स्ट पर्सन है तो डू लगेगा और डू को हम हाइड कर देंगे तो आई टीच यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपको बहुत सिंपल लग रहे हो क्योंकि आपको आता होगा, जिसको नहीं आता उसके लिए बिल्कुल सही तरीका होगा बताने का। ठीक है, चलो अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं, सेकंड वाले पे। वी आर प्लेयर्स, यानी कि अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, हम सब क्या है, खिलाड़ी हैं। तो वी और प्लूरल है तो आर, और प्लेयर्स मतलब हम लोग, एडिशनल इन्फो हो जाएगी। तो वी आर प्लेयर्स, हम सब खिलाड़ी हैं, वी आर प्ले, और हम लोग खेलते हैं, हम सब खिलाड़ी हैं और हम लोग खेलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग खेल रहे हैं, ऐसा भी आप लोग वॉइस निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग अभी दूसरे टेंस की बात करें तो हम लोग उस टेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं इसको। तो वी आर प्ले, हम बोलना चाहते हैं कि हम खेलते हैं, हम खिलाड़ी हैं और हम खेलते हैं। तो हम खेलते हैं यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एक्शन क्या आएगा यहाँ पे, डू या डज आएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, डू या डज। अब डू डज में से क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन। वी क्या होता है, वी मतलब हम सब, और हम सब क्या होते हैं फर्स्ट पर्सन, ऊपर से क्या है प्लूरल है, तो फर्स्ट पर्सन हो और प्लूरल हो तो वहां पे क्या आता है आपका डू आता है, तो डज यहाँ से हट जाएगा। तो वी डू प्ले, और तीसरी चीज आपको डू यहाँ से हाइड करना होता है, तो वी प्ले। तो क्या आ जाएगा सही यहाँ पे, वी प्ले। समझ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपका वी प्ले। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दे आर डांसर्स, वो सभी डांसर्स हैं। ठीक है, वो सभी डांसर्स हैं, दे आर डांस। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, ये बार बार बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, डू डज लगेगा क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ एक्शन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू या फिर डज आएगा। अब डू डज में से क्या आएगा, दे। अब दे कौन है, वे सभी। हालांकि दे एक थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, हम आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, दे क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के लिए डज आता है, लेकिन यहाँ पे ये प्लूरल है। अब जैसे ही थर्ड पर्सन प्लूरल हो जाएगा तो अगेन क्या यूज करेगा, डू। थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वहां पे क्या आएगा, डज। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगेन डू आएगा, तो यहाँ से डज हट जाएगा। अब जैसे डू आएगा यहाँ पे तो ये आ गया डू, तो दे डू डांस। लेकिन जैसे ही दे डू डांस बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, तो डू को हमको हाइड करना पड़ेगा, इसको छिपाना पड़ेगा क्योंकि डू छिप जाता है। तो दे डांस, क्या आ जाएगा यहाँ पे, दे डांस। ठीक है, दे डांस। समझ रहे हैं इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फार्मर प्लो हिज फील्ड्स, एक किसान अपने खेतों को, फील्ड्स मतलब खेतों को, जोतता है। एक किसान अपने खेतों को जोतता है, ता है यानी कि किस में आ जाएगा आपका, सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा। और कौन से, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन वाले सेंटेंसेस ये आ जाएंगे। अब जैसे स्टेटमेंट ऑफ एक्शन आ रहे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, डू या डज आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, डू और डज आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एक्शन चल रहा है। और डू डज कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट ढूंढो सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अ फार्मर। ठीक है, यहाँ पे एस नहीं होगा। ठीक है, अ फार्मर, ये क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं, सब्जेक्ट, और फार्मर इसमें क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये पूरा सब्जेक्ट और फार्मर इसमें नाउन हो जाएगा, क्योंकि जो डिटरमाइनर है वो किसको डिटरमाइन करता है, नाउन को डिटरमाइन करता है। पिछले क्लास में बताया था। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए आपका, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज। अब एक किसान, तो हम दोनों के लिए किसान कौन है, मेरे और आपके लिए किसान कौन है, थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमेशा, डज। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, डज। अब फार्मर डज प्लो हिज फील्ड्स। अब ठीक है, यहाँ पे उसके बाद प्लो क्या होगा आपका, जोतना, यानी कि मेन वर्ब आ जाएगी यहाँ पे, मेन वर्ब। और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो
हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज। क्यों? क्योंकि फार्मर एक थर्ड पर्सन है। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी ये सेंटेंस का यूज करेंगे तो यहाँ से डू क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ से डू को हाइड किया तो क्या बच गया, ईएस बच गया। अब ईएस कैसे बोलोगे, अब फार्मर ईएस प्लो हिज फील्ड, नहीं, तो ईएस को हमें हटाना पड़ेगा और मेन वर्ब पे लगाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्लोज, PLOUGHS, ठीक है। तो ये ईएस आपका यहाँ लग गया और ई छिप गया, तो अ फार्मर प्लोज हिज फील्ड्स, सही क्या हो जाएगा आपका, अ फार्मर प्लोज हिज फील्ड्स, ठीक है। प्लो नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, प्लोज। अ फार्मर प्लोज हिज फील्ड्स, तो ये आपके लिए सही सेंटेंस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इन चारों एग्जांपल से समझ में आया होगा कि मैं आपको हेल्पिंग वर्ब डू डज के बारे में क्या बता रहा था और एस या ईएस के बारे में क्या बता रहा था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसके आगे देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं। सबसे पहले नॉट वाले सेंटेंसेस। अगेन अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, उसके साथ साथ इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले भी आ सकते हैं। अब क्वेश्चन वाले की बात करेंगे तो क्वेश्चन वाले दो तरीके के होंगे, कौन कौन से, या तो उनका आंसर हाँ या ना में जाएगा, या फिर उनका आंसर एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा यानी कि WH टाइप वाले होंगे। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, नॉट लग जाएगा, ऑब्वियसली क्या लगेगा, नॉट। नॉट कहाँ पे लगता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, ठीक है। नॉट एक ऐसा शब्द है जो कभी भी किसी सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है, ठीक है, याद रखना। नॉट एक ऐसा शब्द है जो कभी भी किसी भी सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, ठीक है। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नॉट को यूज नहीं करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट को यूज किया गया है तो वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। चलो तो देखो कहां पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एक्शन की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती तो है लेकिन उसको छिपा दिया जाता है। लेकिन जैसे आप नेगेटिव की बात करोगे आपको दिखाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको नॉट लगाना है। जनरली आप छिपा देते हैं, लेकिन अगर आपने छिपा दिया तो छिपाने के बाद आप नॉट लगाओगे कैसे, नहीं लगा पाओगे ना। तो इसीलिए इन सेंटेंसेस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर नेगेटिव सेंटेंस आपको लिखना है तो आपको उस छिपी हुई हेल्पिंग वर्ब डू या डज को लिखना पड़ेगा ताकि आप नॉट लगा पाओ। तो इसीलिए सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका नॉट आएगा, फिर आगे वैसा ही चलता चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आपका, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी आपकी, डू डज। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस में हाइड नहीं होगी क्योंकि नॉट कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज, उसके बाद नॉट लग गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो कि यहाँ पे आ भी सकता है नहीं भी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी एडिशनल इन्फो आ जाएगी। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, ठीक है, सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये है आपके इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले। अब क्वेश्चन वाले में क्या करते हैं हम लोग, पिछले क्लास में क्या बताया था, जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसको हम लोग आगे कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, आगे कर देते हैं। तो नीचे देखो क्या किया हुआ मैंने, डू डज को आगे कर दिया, सब्जेक्ट वैसे लिखा हुआ है और वर्ब ऐसे ही है, ऑब्जेक्ट ऐसे ही है, एडिशनल वो ऐसे ही है, ठीक है। तो ये तो सारा का सारा वैसे ही है, बस ये आगे आगे आपका। तो ये क्या आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड, लेकिन इसका आंसर या तो हाँ या तो ना में आप देंगे। क्या आप पढ़ाते हैं, हाँ। क्या आप पढ़ाते हैं, नहीं। क्या आप खाना खाते हैं, हाँ। क्या आप खाना नहीं खाते हैं, नहीं। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो हाँ या ना में आएगा, ठीक है। तो डू डज पहले आ जाएगा। अगर आपको यहीं पे क्या करना है, अगर ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव वाला, क्वेश्चन वाला है लेकिन पॉजिटिव, क्या आप पढ़ाते हो, क्या आप खाते हो, क्या आप दौड़ने जाते हो, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे। क्या आप नहीं खाते हो, क्या आप दौड़ने नहीं जाते हो, क्या आप नहीं बोलते हो, तो उन चीजों के लिए क्या आएगा आपका नॉट लग जाएगा। और नॉट कहाँ लगेगा, अगेन वर्ब के पहले, डू या डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस, क्योंकि केवल डू डज पहले आएगा, बाकी सारी चीजें वहीं रहेंगी। तो केवल डू डज पहले आएगा, यहाँ पे नॉट तो यहीं पे रहेगा। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडिशनल इन्फो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। चलो समझ गए इतना, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको यहीं पे WH टाइप के पढ़ने हैं तो क्या लिख देंगे आप लोग, इसके पहले क्या लगा दोगे, WH लगा दोगे, इसके पहले क्या लगा दोगे, WH। हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, ये सारे के सारे WH वाले बन जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, सीधे एग्जांपल्स में देखते हैं, उदाहरण से आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो एक आपको सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, आई टीच इंग्लिश, आई नॉट टीच मैथ्स। अब अभी आपको क्या बताया था, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन, जहां पे हम लोग डू डज का यूज करते हैं, डू को हाइड कर देते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, डू यहां से हाइड हो गया। आई नॉट टीच मैथ्स, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूं।
अब यहाँ पे अगर आप इसके हिसाब से देखो तो आई टीच मैथ्स सही है, अगर नॉट करना है नेगेटिव में नहीं पढ़ाता हूं तो नॉट नहीं लगा दिया, आई नॉट टीच मैथ्स। लेकिन नॉट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, या तो डू आएगी या डज आएगी, क्या आएगी, या तो डू या डज। ठीक है, आई डू नॉट टीच मैथ्स, आई डज नॉट टीच मैथ्स। अब डू और डज में से क्या आएगा, यहाँ पे डू और डज में से आएगा डू, और डू क्यों आएगा, क्योंकि जो आई है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डू का यूज करते हैं। तो आई डू नॉट टीच मैथ्स, आई डू नॉट टीच मैथ्स, यानी कि आई डोंट, डू नॉट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, डोंट। ठीक है, आई डोंट टीच मैथ्स। अगला देखो, सिंपल सा था, इतना ही बताना था आपको इस वाले एग्जांपल में। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपके लिए हो सकते हैं। हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, जो हैव है, मान लो मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे पास पेन है, या इसको ना आगे आगे बताऊंगा, तो लास्ट में बताता हूँ इसको। ठीक है, आई हैव, ठीक है, अगर आपको हैव में एस या ई एस लगाना है तो कैसे बोलोगे आप लोग, जैसे ये वर्ड्स होते हैं ना, जैसे मेरे पास पेन है तो आई हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं है तो आई डोंट हैव पेन, उसके पास पेन है तो ही, अब क्या बोलोगे, हैव्स, क्योंकि HAVE यहाँ पे क्या लगना चाहिए, एच या ES लगना चाहिए, लेकिन ये क्या बन जाएगा, हैव्स। हैव्स का कोई मतलब यहाँ पे होता नहीं, तो क्या बोलेंगे आप लोग, वहाँ पे हैज बोलेंगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, लेकिन ये चीज मैं आगे आपको अलग से टॉपिक में बताऊंगा जब मैं आपको हैज हैव का यूज बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी आप उतना ध्यान मत दो, बस इतना ध्यान दो, जब आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात करोगे तो आप लोग हैव का यूज करोगे वहां पे, जब मेन वर्ब में होगा। लेकिन जब आप लोग थर्ड पर्सन की बात करोगे तो यही हैव क्या बन जाएगा, हैज बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हैव्स नहीं बल्कि हैज बन जाएगा। मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेन वर्ब जब भी हैव आएगी तो आप लोग क्या बोलोगे, HAV हैव अपने लिए या फिर सामने वाले के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हैज बन जाएगा ये। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी है, लेकिन जब आगे टॉपिक आएगा तब आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे गो है, गो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए गो रहेगा, थर्ड पर्सन के लिए क्या बन जाएगा, गोज बन जाएगा। ठीक है, गो गोज, क्योंकि वहां से डू हटेगा, ES यहाँ लग जाएगा। ट्राई क्या बन जाएगा, ट्राई बन जाएगा ट्राइज। ठीक है, ट्राई से क्या बन जाएगा, ट्राइज बन जाएगा। आई ट्राई, यू ट्राई, वी ट्राई, ही ट्राइज। ठीक है, ट्राइज बन जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इससे आपको सब समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलो, यहाँ पे है क्या कुछ एग्जाम्पल्स, अब इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कुछ इन सेंटेंसेस की चीजों को। ठीक है, चलो, यहाँ पे क्या सही होना चाहिए, क्या गलत है, सब देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस क्या आपके लिए, ही ऑलवेज इज इन अ बैड मूड, वो हमेशा एक खराब मूड में रहता है। ताहे आ गया, वह हमेशा खराब मूड में या बैड मूड में रहता है। देखना यहाँ पे क्या एरर है। सेकंड है, सी नेवर इज इन अ टेम्पर, वो कभी भी टेम्पर में, यानी कि जो कहते हैं ना उसको पारा है, बहुत गुस्से में एक तरीके से, सी नेवर इज इन अ टेम्पर, कभी भी टेम्पर में नहीं रहती है। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। A good leader lead, guide and motivate others always. एक अच्छा लीडर दूसरों को हमेशा लीड करता है, गाइड करता है और उनको मोटिवेट करता है, ऐसी बात यहाँ पे कर रहा है। फोर्थ है, he everyday lock the office when he leave, वो हमेशा क्या करता है, हर रोज ऑफिस को लॉक करके निकलता है, जब भी वो ऑफिस से निकलता है तो लॉक कर देता है उसको। he make a lot of सिली मिस्टेक, ऑफ सिंगुलर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ही मेक अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक यूजुअली, यूजुअली वो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स को करता है, ऐसी बात यहाँ पे कर रहे हैं। एक एक करके एरर्स बताता हूँ यहाँ पे, उसके बाद आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था और कुछ रूल्स यहाँ पे बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। सबसे पहले, ही ऑलवेज इज इन अ बैड मूड, वह हमेशा ही खराब मूड में रहता है। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, ही इज always in a bad mood, he is always in a bad mood। अब वो हमेशा खराब मूड में रहता है, ये क्या एक स्टेटमेंट ऑफ एक्शन नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ स्टेट है, जहां पे किसी की अवस्था को बता रहे हैं। अवस्था को बताने के लिए इज MR का यूज करते हैं, डू डज का यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए पहले सेंटेंस में क्या किया गया है, इज MR का यूज किया गया, जिसमें से इज का यूज किया है। इज थर्ड पर्सन के लिए होता है। ही इज ऑलवेज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही इज ऑलवेज। ठीक है, ही इज ऑलवेज इन अ बैड मूड, यानी कि ऑलवेज इसके बाद आएगा, यहाँ पे आएगा ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, अभी आगे बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। सी नेवर इज इन अ टेम्पर, अगेन स्टेटमेंट ऑफ स्टेट आ गया तो इसका यूज करेंगे। तो सी नेवर इज इन अ टेम्पर नहीं होता है, सी इज नेवर इन अ टेम्पर। ठीक है, सी इज नेवर इन अ टेम्पर, वो कभी भी टेम्पर में नहीं रहती है। ये देखो थर्ड वाला, ये बताऊंगा इनको भी आगे। ठीक है, अ गुड लीडर लीड, गाइड एंड मोटिवेट अदर्स ऑलवेज। अब ये स्टेटमेंट ऑफ स्टेट नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन है।
ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ क्या है, ये एक्शन है। एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, मोटिवेट करने का एक्शन हो रहा है, गाइड करने का, मार्गदर्शन देने का और लीड करने का यहाँ पे एक्शन देखने के लिए मिलता है। तो जैसे ही आप लोग स्टेटमेंट ऑफ एक्शन की तरफ बढ़ोगे तो वहां पे इज एम आर नहीं बल्कि डू या डज का यूज किया जाएगा, ठीक है, डू डज का यूज। अब डू डज का यूज कैसे करेंगे, वहां पे हम लोग सब्जेक्ट को देख करके करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, अ गुड लीडर। अ गुड लीडर क्या है, सब्जेक्ट, इसमें से लीडर क्या है, नाउन है, गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, ए क्या है, एक डिटरमाइनर है। तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और नाउन, इन तीनों को मिलाकर क्या बन गया, यहाँ पे एक सब्जेक्ट बन गया। अब अ गुड लीडर, एक अच्छा लीडर, ये कौन हो गया, ये थर्ड पर्सन, कि ना मैं हूं, ना हम हैं, ना आप हैं, ये कौन, एक थर्ड पर्सन है। तो अ गुड लीडर, थर्ड पर्सन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डू और डज में से थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं डज का यूज, ठीक है, डज का यूज करेंगे। अ गुड लीडर डज लीड गाइड एंड मोटिवेट अदर्स ऑलवेज, ठीक है, ये भी ठीक हो गया, अदर्स ऑलवेज। लेकिन यहां पे मैंने क्या बोला था, डू को हम लोग क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। अब जैसे डू को हाइड करोगे तो ईएस कहां जाता है, मेन वर्ब में चले जाता है। मेन वर्ब है तीन, तो तीनों में एस या ईएस लग जाएगा। तो अ गुड लीडर लीड्स, गाइड्स एंड मोटिवेट्स अदर्स ऑलवेज। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, अ गुड लीडर लीड्स, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डू डज का डज लगेगा, डज में से डू हट जाएगा तो एस या एस कहाँ लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में। अ गुड लीडर लीड्स, गाइड्स एंड मोटिवेट्स अदर्स ऑलवेज। समझ रहे हैं, तो ऐसे करके बन जाएगा। फोर्थ वाला देखो, ही एवरीडे लॉक द ऑफिस व्हेन ही लीव। वो हमेशा ऑफिस को क्या करता है, हर रोज ऑफिस को लॉक करता है, एवरीडे, ठीक है, एवरीडे। तो एवरीडे क्या हो गया यहाँ पे, इसकी पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको लास्ट में बताऊंगा आपको। ही एवरीडे लॉक, अब ही की बात चल रही है और एक्शन है यहाँ पे, ये अगेन एक्शन, स्टेटमेंट ऑफ एक्शन है। तो एक्शन क्या हो रहा है, लॉक करने का एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ही कौन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर, सब्जेक्ट है यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो एस या ईएस आएगा यहाँ पे। तो एस ईएस में मतलब डू, डज या डू आएगा। तो डज या डू में से क्या आएगा, डज आएगा, और डज में से डू हट जाएगा तो ईएस का लग जाएगा, लॉक में लग जाएगा। ही लॉक्स द ऑफिस, वह ऑफिस को लॉक करता है। व्हेन ही लीव, जब वह ऑफिस को छोड़ के जाता है। तो ही लीव, छोड़ के जाता है, अगेन लीव करने का एक्शन हो रहा है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज। लेकिन डज में से डू को हाइड कर देंगे तो ऐसे ही यहाँ पे लग जाएगा व्हेन ही लीव्स। समझ रहे हैं इसको, ही लॉक्स द ऑफिस व्हेन ही लीव्स, वो ऑफिस में लॉक करता है जब भी वो ऑफिस को छोड़ता है। ही मेक, ये एवरीडे का सीन अभी आपको बताऊंगा, एवरीडे की पोजीशन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आगे बताऊंगा आपको। ही मेक अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक यूजुअली, यूजुअली वो बहुत सारी मिस्टेक करता है। ही कौन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एक्शन, क्योंकि गलती करने का एक्शन यहाँ पे हो रहा है तो स्टेटमेंट ऑफ एक्शन डू या डज आएगा, और आएगा क्या यहाँ पे, डज आएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। डज में से डू हाइड कर देंगे, एस का लग जाएगा मेन वर्ब में। मेन वर्ब क्या है, मेक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, मेक्स, मेक्स, ईएस लग जाएगा तो मेक्स बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, MEKES। तो ही मेक्स अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स, यहाँ पे भी क्या आएगा, एस, क्यों, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत सारी, तो मिस्टेक क्या हो जाएंगी, प्लूरल। तो ही मेक्स अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स यूजुअली, यूजुअली वो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स को करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे डू डज और हेल्पिंग वर्ब में किस तरीके से चेंज करना था। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीजें और थी। सबसे पहली चीज क्या थी, कुछ सेंटेंसेस में यहाँ पे एवरी प्लस टाइम का यूज किया गया है, यानी कि पहले एवरी लिखा है उसके बाद टाइम लिखा है। जैसे यहाँ पे था एवरी डे, तो एवरी डे, एवरीवेयर, ऐसे सेंटेंस, ऐसे शब्दों का यूज किया जा सकता है। तो आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि एवरी प्लस टाइम जब भी लिखा हो तो इसका यूज, इसकी पोजीशन किसी भी वाक्य या सेंटेंस में क्या होती है। उसके अलावा कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑलवेज और क्या था यहाँ पे, यूजुअली, तो ऐसे शब्द आते हैं तो इनकी पोजीशन किसी सेंटेंस में क्या होती है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो क्या होती है इनकी पोजीशन, जब भी एवरी प्लस टाइम का यूज किया जाएगा, यानी कि एवरी डे, एवरी टाइम, एवरीवेयर, एनीवेयर, ऐसे चीज शब्दों को जब भी यूज करेंगे आप लोग तो इनका यूज या तो सेंटेंस के फर्स्ट में या फिर सेंटेंस के लास्ट में होगा। अब यहाँ पे सेंटेंस के बीच में कहीं किया जा रहा था तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एवरी डे ही लॉक्स द ऑफिस व्हेन ही लीव्स, या फिर ही लॉक्स द ऑफिस व्हेन ही लीव्स एवरी डे। या तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में या सेंटेंस के लास्ट में आप लोग इस एवरी प्लस टाइम का यूज
करोगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको ये बताना चाह रहा था। ऊपर से दूसरी चीज क्या है, ऑलवेज, यूजुअली, ये सारी चीजें जो फ्रीक्वेंट, जो किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, ये सारे वर्ड्स, इन सारे वर्ड्स का यूज कहाँ पे किया जाता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले इनको यूज किया जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले इनको यूज किया जाएगा। सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, ये है। ठीक है, चलो क्या था यहाँ पे, ही इज, देखो यहाँ पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेन वर्ब तो है नहीं, अगर मेन वर्ब होगी तो उसके पहले, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो ही हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज इन अ बैड मूड। अब अगर यहाँ पे मेन वर्ब होती तो इसके बाद मेन वर्ब आ जाती, ही इज ऑलवेज इन अ बैड मूड। अब मेन वर्ब नहीं है तो कोई मेन वर्ब वहां पे नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, he usually makes a lot of silly mistakes, he usually makes a lot of silly mistakes, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे usually नहीं आएगा, इस तरीके से देखने को आपको ये मिलेगा। ठीक है, चलो मैंने सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये always, never, usually, sometime, often, ये कहाँ पे आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आते हैं, और ये क्लॉज के स्टार्टिंग यानी कि बिगिनिंग में आएंगे या फिर उसके एंडिंग पे आएंगे। तो इन दोनों में से कहीं पे भी आ सकते हैं, ये तो ये वाले वर्ड्स, और ये तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलो आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आगे कुछ 2-4 चीजें और हैं यहाँ पे जो आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग अलग तरीके के टेंसेस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं। मैं ये सोच के बढ़ाता हूँ, आपको इसमें कुछ भी नहीं आता है, जीरो से लेकर के चल रहा हूँ बहुत आराम से, और आई होप आपको सारी चीजें समझ में आती होंगी और ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। गुड बाय, टेक केयर एंड 50% फास्टर।